हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने सबका प्ले बना दिया है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो 67th और 68th बीपीएससी साथ ही साथ बिहार एसएससी थर्ड सीरियल से संबंधित अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया का जो नया बिहार स्पेशल का बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 13 डिस्कस करेंगे। देखिए, यह जो बुक है 67th बीपीएससी का जो पीटी री एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, साथ ही साथ जो 68th बीपीएससी होगा उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल है, बीएसएससी सीजीएल, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पूरा आप लोग सेट को लगाइए। और फ्रेंड्स, इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक को कवर करा दिया था। साथ ही साथ देखिए, इस बुक में जो इम्पोर्टेंट सेट दिया गया है, जैसे बिहार बजट का, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का, बिहार और भारत का वन रिपोर्ट का, बिहार की जनगणना 2011 का, बिहार में प्रथम, इन सब का तो 5 सेट मैंने उधर कवर करा दिया है और 12 सेट इधर मैंने कवर करा दिया है। तो टोटल 17 सेट मैंने कवर करा दिया है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़िएगा कि किस समिति ने पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट में दे करके बताते चलिएगा। साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए, 1988 में पीके थुंगन समिति का गठन पंचायती संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया और इस समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को संविधान में स्थान दिया जाना चाहिए। इस समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए 1989 में 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया। 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पेश किया गया, जिसे लोकसभा के द्वारा पारित तो कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के कारण यह नामंजूर कर दिया गया था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थुंगन समिति। ठीक है, और राजीव गांधी जी के कार्यकाल में इसका गठन किया गया था। उसके बाद अगर बात करें तो देखिए, 73वां जो संविधान संशोधन था, इसमें महिलाओं को पंचायत में 1/3 यानी कि 33% आरक्षण दिया गया है और बिहार में 50% आरक्षण है, ध्यान रखिएगा। और देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो है, बलवंत राय मेहता समिति, इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और देखिए, अशोक मेहता समिति, इसने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था। और एल.एम. सिंघवी समिति, एल.एम. सिंघवी समिति जो थी, इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किया था। 1987 में इसका गठन किया गया था, सबको ध्यान रखना है। अच्छा, जी.वी. के राव समिति, इसने 4 स्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था, इन सबको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो कल ही वाला जो सेट था उसमें मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 243I में जो है राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और वित्त आयोग के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति जो है यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न कर लेंगे। सभी सेट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो लगातार आप सभी सेट को लगाइएगा। देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की गठन की बात कही गई है, तो ये अनुच्छेद 40 है। ठीक है, अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राज्य के महाधिवक्ता हेतु आवश्यक अर्हताएं। अच्छा, राज्य के महाधिवक्ता के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है, इसका अनुसार राज्यपाल ऐसे किसी भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो और कम से कम किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष अधिवक्ता के रूप में जो है कार्य कर चुका हो, ठीक है, उसको जो है महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त कर सकता है। और संविधान में इनके कार्यकाल का कोई भी प्रावधान नहीं है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राज्यपाल जब भी चाहेगा इनको हटा सकता है। और देखिए फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि जो संविधान का अनुच्छेद 177 है, मैंने बताया भी है, इसका अनुसार महाधिवक्ता को
राज्य विधानसभा में बोलने तथा उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार है, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। और राज्य का जो महाधिवक्ता होता है वह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राज्य महिला आयोग के कार्य है। राज्य महिला आयोग, बताइए इसका राइट आंसर। अच्छा, कल वाली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन था कि राज्य महिला आयोग का कार्यकाल कितना होता है, जरा आप कमेंट करके बताइए कार्यकाल कितना होता है। देखिए ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा हेतु कार्य करना, उनकी स्थिति में, आर्थिक स्थिति में भी सुधार करने हेतु सुरक्षा, और सरकार को प्रतिवेदन देना महिला सुरक्षा से संबंधित। तो एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर निकायों के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये आपको भी पता होगा कितना होता है, बताइए। तो राइट आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में प्रमंडल तथा अनुमंडल की संख्या क्रमशः कितनी है, बताइएगा। तो देखिए प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। अगला प्रश्न है कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की शक्ति किसमें निहित है, तो फ्रेंड्स यह राज्यपाल में है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितना होना अनिवार्य है, न्यूनतम पूछा गया है। तो न्यूनतम जो होगा ये कितना है, बताइए। यहाँ पर देखिए विधान परिषद है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए संविधान के अनुसार विधान परिषद में कम से कम 40 और अधिक से अधिक राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम पूछेगा तो राज्य की विधानसभा सदस्य की जो कुल संख्या है उसके 1/3 सदस्य हो सकते हैं। और यहाँ पर न्यूनतम पूछा गया है तो न्यूनतम हो जाएगा 40। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछा जाता कि विधानसभा के बारे में, तो देखिए किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार में धारवार क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए धारवार क्रम पूछा गया है, तो धारवार क्रम की चट्टानें जो पाई जाती हैं ये कहाँ पर पाई जाती है, तो देखिए आपको पता होगा कि बिहार में जो धारवार क्रम की चट्टानें हैं ये कहाँ पर पाई जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दक्षिण पूर्व में। दक्षिण पूर्व में जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। जबकि देखिए दक्षिण पश्चिम का जो भाग है बिहार का, इसमें विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। रोहतास, कैमूर, सोन नदी घाटी में जो है विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ठीक है, याद रखना आपको, दक्षिण पश्चिम में। और धारवाड़ क्रम दक्षिण पूर्व हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। अच्छा, गंगा में जो उत्तर दिशा से मिलने वाली नदी है ये कौन कौन सी है, घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। ठीक है, बलान भी है। और यहाँ पर दक्षिण दिशा से जो नदी मिलती है ये कर्मनाशा है, सोन है, पुनपुन है, फल्गु है। तो यहाँ पर देखिए कर्मनाशा दिया गया है जो कि उत्तर दिशा से नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार से। ठीक है, और अभी मैंने बताया कि यह जो है फल्गु नदी यह गंगा नदी में दक्षिण की ओर से आकर के मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा जलकुंड जो है बिहार का सबसे गर्म जलकुंड है। तो कौन सा जलकुंड हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड जो है ये राजगीर में है। ठीक है, ब्रह्मकुंड, मखदुम कुंड, सूर्यकुंड ये राजगीर में है। सीताकुंड जो है, सीताकुंड कहाँ पर है, ये मुंगेर में है। उसके बाद देखिए बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना जो की गई थी ये 2007 में की गई थी। अगला प्रश्न कि बिहार में कितने भूकंपीय क्षेत्र पाए जाते हैं। तो टोटल भूकंप जोन पूछा गया है, बताइए राइट आंसर। तो इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से, तो जोन 3 है जिसमें कि 6 जिले आते हैं। उसके बाद जोन 4 है, इसमें आते हैं 24 जिले। और जोन 5 जो है इसमें आता है आपका 8 जिला। तो जोड़ दीजिए 24 और 6 30 और 8 38 जिले टोटल हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है भागलपुर में। अगला प्रश्न है हमारा कि बिहार में किसानों की आय बढ़ाने के लिए तथा कृषि समग्र के विकास हेतु प्रथम कृषि रोड मैप 1 का शुभारंभ कब किया गया था। ये प्रश्न ऑलरेडी इस बुक में किसी न किसी सेट में मैंने कवर करवाया है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2008 में। बिहार का एकमात्र जिला कौन सा है जहां ईरी रेशम का उत्पादन होता है। देखिए बिहार में मुख्यतः 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है, मलबरी रेशम, टसर रेशम और ईरी रेशम। यहाँ पर देखिए टसर रेशम का उत्पादन भागलपुर में होता है। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार का। और प्रश्न में पूछा गया है कि ईरी रेशम का उत्पादन जो होता है
वो कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि बिहार का पहला अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो यह समाचार पत्र कौन सा है बताइए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यह हो जाएगा आपका सर्च लाइट। ठीक है, ध्यान से सुनिए। देखिए बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकाशन 1918 में सैयद हैदर हुसैन के द्वारा किया गया। सर्च लाइट सप्ताह में 2 बार प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र था। मुरली मनोहर प्रसाद बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक थे। इन सबको ध्यान रखिएगा। महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स इनको कब किया गया था? तो देखिए इनको किया गया था 1998 में। ठीक है फ्रेंड्स, कल वाली वीडियो में राजेंद्र प्रसाद वाला प्रश्न था कि उनको कब भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए, तो 1962 में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत कितना है? अब यहाँ पर देखिएगा नगरीकृत जनसंख्या प्रतिशत पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो मैंने देखिए बिहार का जनगणना वाला आपको एक अलग वीडियो स्पेशल कवर कराया हुआ है। ठीक है, और पूरे डिटेल में वहाँ पर मैंने आपको कवर करा दिया है। तो वाला वीडियो अगर आप देख लीजिएगा तो आपका सारा प्रश्न कवर हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिएगा नगरीकृत जो है 11.3 है, और वहीं ग्रामीण अगर पूछता तो ग्रामीण कितना है? तो 88.7% है। क्लियर, सबको ध्यान रखना है। बिहार के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का सही क्रम, तो ये देखिए मैंने बताया था आपको कि कम से कम 3 जिला हर क्षेत्र में आपको याद रखना है, चाहे वो लिंगानुपात हो, शिशु लिंगानुपात हो, जनसंख्या हो, उसके बाद जन घनत्व हो, इन सब का याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए जन घनत्व पूछा गया है अधिकतम, तो अधिकतम किस जिला में है? तो अधिकतम शिवहर में है। उसके बाद पटना का है, उसके बाद दरभंगा का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम पूछता तो कैमूर का है, न्यूनतम किसका है? कैमूर का। दूसरे नंबर पर जमुई है, तीसरे नंबर पर बांका है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा देने वाला देश का पहला राज्य, तो बिहार में प्रथम वाला जो मैंने सेट कराया था उसी में यह था। राइट आंसर इसका बिहार हो जाएगा। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के तहत बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है किस में? तो यह किया गया अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन अथवा विघटन है। अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बिहार में विद्युत रेल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो बिहार में जो विद्युत रेल इंजन कारखाना है ये मधेपुरा में है। उसके बाद देखिए 1857 के विद्रोह के समय पटना का कमिश्नर कौन था? अच्छा, 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली खां के नेतृत्व में जो है क्रांति शुरू हुई थी। ठीक है, पीर अली खां के नेतृत्व में, और पटना का उस समय कमिश्नर था विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। पटना में लगान परिषद का गठन कब किया गया था? तो लगान परिषद का गठन वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1770 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? बताइए बिरसा मुंडा को कब सोते हुए पकड़ा गया था? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। 3 फरवरी सन 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो आनंद पांडे था। बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत के गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिएगा 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन पटना में आयोजित किया गया था, और मोहम्मद फखरुद्दीन के द्वारा बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के गठन के प्रस्ताव जो है रखा गया था, जिसको कि सर्वसम्मति से स्वीकार भी किया गया था। तो राइट आंसर मोहम्मद फखरुद्दीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो इसकी स्थापना 1891 में श्रीमती अघोर कामनी देवी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 के हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। तो ये कौन थे? तो ये फणींद्रनाथ घोष थे। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। पटना का अंतिम बहावी नेता, तो देखिए पटना में बहावी आंदोलन जो हुआ था इसकी शुरुआत किसने किया था? तो सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। और बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना,
और यहाँ पर अंतिम बहावी नेता पूछा गया है, तो ये अहमदुल्लाह थे। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह के समय श्री कृष्ण सिंह को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण सिंह जी को कहाँ से गिरफ्तार किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेगूसराय से जो है इनको गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 5 जुलाई 1930 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छपरा से गिरफ्तार किया गया था, याद रखना है, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। इन सबको ध्यान रखना है। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, बताइए राइट आंसर। तो ये किया गया था 1929 में, 1929 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना आगमन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स, प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन जो हुआ था कब, असहयोग आंदोलन के दौरान कब हुआ था, तो दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का पटना में आगमन हुआ था तथा सावित्री देवी के नेतृत्व में इसका व्यापक विरोध किया गया था, सावित्री देवी के नेतृत्व में। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर 1921, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती थे, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल, ठीक है, किसान सभा का, तो 1929 में जो है सोनपुर मेला में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था, तो फ्रेंड्स यह किया गया था कब, यह किया गया था 20 जुलाई 1937 को। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। इनको भारत छोड़ो आंदोलन के समय हजारीबाग जेल में रखा गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस सिख गुरु ने सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किया था, तो ये सिख गुरु गुरु नानक देव थे, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये सिखों के पहले गुरु हैं। उसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया है, तो धर्म स्वामी, इत्सिंग और फाइयान ने किया है। इब्न बतूता जो यह मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था, इसी ने नहीं किया है, ठीक है। बिहार का शासक मलिक इब्राहिम या मलिक बयां किस वंश से संबंधित था, तो यह किस वंश से, तुगलक वंश से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। अच्छा, मगध के परवर्ती गुप्त वंश जो था इसका स्थापना कृष्णगुप्त किया था। आखिरी शासक इसका जीवित गुप्त द्वितीय था। यहाँ पर देखिए जीवित गुप्त दिया गया है। और यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था, तो ये किया था किसने, तो आदित्य सेन ने। प्रयाग प्रशस्ति के में किस सम्राट के विजय अभियानों का चर्चा की गई है, तो ये आपको पहले से भी पता होगा। ये कौन है फ्रेंड्स, बताइए। तो यह है समुद्रगुप्त, ठीक है। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हैं, आपने भी पढ़ा होगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, लिच्छवी दौहित्र भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, तो कुमार देवी से विवाह किया था किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। और इसी का बेटा था समुद्रगुप्त, जिसको कि लिच्छवी दौहित्र कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मगध के किस शासक के द्वारा गंगा और सोन के संगम पर पाटलिपुत्र नगर को बसाया गया था, तो ये किसने बसाया था, यह उदयन ने बताया था, ठीक है। उदयन ने बसाया था। हरेक वंश के किस शासक को कुनिक उपनाम से जाना जाता है, तो फ्रेंड्स यह जाना जाता है अजातशत्रु को। अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो यहाँ पर देखेंगे आप लौरिया नंदनगढ़, इस पर मोर का चित्र है, ध्यान रखिएगा। रामपुरवा ये भी चंपारण में है। लौरिया अरेराज ये सभी चंपारण में है। रोमिनदेई जो है यह नेपाल में है। रोमिनदेई नेपाल में है और यह अशोक का एकमात्र आर्थिक अभिलेख है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मगध के किस शासक को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अथवा प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया है, तो फ्रेंड्स यह किसको कहा गया, यह कहा गया है किसको, महापद्मनंद को। किसको कहा गया है, महापद्मनंद को कहा गया। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिएगा कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का आंसर आपने सही दिया है। ये प्रश्न आपके लिए है आज का। उसके बाद देखिएगा कि तिरहुत के किस वैनार वंश के शासक के छत्रछाया में प्रसिद्ध कवि विद्यापति ने अपने काव्य की रचना की, तो यहाँ पर वैनार वंश पूछा गया है।
बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो ये शिव सिंह थे। देखिए वैसे जो विद्यापति थे ये तिरहुत के राजा गणेश्वर, यहाँ मैं लिखता हूँ गणेश्वर, उसके बाद कीर्ति सिंह एवं शिव सिंह के दरबार में रहते थे। तो यहाँ शिव सिंह वैनार वंश के शासक थे। इन्हीं की छत्र छाया में विद्यापति जी ने काव्य की रचना की। अच्छा, इनकी जो एक प्रसिद्ध कीर्ति है वो याद रखेंगे, इसका नाम क्या है, उसका नाम है कीर्ति लता। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है किसकी रचना है, तो ये विद्यापति जी की है। और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी एक ग्रुप में शेयर कर